सरकार की मंशा ही नहीं है कि सूचना आयोग कार्यशील हो। जिन लोगों की जिम्मे है CNT कानून का अनुपालन का, वो लोग खुद इसका उल्लंघन करके बैठे हुए हैं, इसीलिए वो भी नहीं चाहते हैं कि इसका कड़ाई से अनुपालन हो। अगर रघुवर दास के कालखंड को छोड़ दें तो हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहा है और इसमें से अधिकतर ने CNT का वायलेशन किया है, चाहे मधु कोड़ा हो या हेमंत सोरेन हो। इन लोगों ने वायलेशन किया, सबके दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। झारखंड में सूचना आयोग पिछले 6 सालों से ठप पड़ा हुआ है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 6 सालों के बाद सरकार में सुगबुगाहट हुई, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वो भी विवादों में पड़ गया। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला भी आ गया है। फिर भी अब सवाल है कि ये क्या वाकई में प्रक्रिया सही होगा जैसा कि होना चाहिए, या फिर विवाद इसी तरह से जारी रहेगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुनील महतो हैं, वकील हैं, इनसे जानेंगे। सुनील जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पिछले 6 सालों से नहीं हो पाई है। इसकी वजह से झारखंड में सूचना आयोग से जुड़ा हुआ, जैसे कि सूचना का अधिकार के तहत मांगा जाता है, भ्रष्टाचार से अंकुश लगाने की बात कही जाती है, ये किस तरह से रुका हुआ है? देखिए, 2005 में जब सूचना अधिकार कानून लागू हुआ तो समझें कि जनता को दूसरी आज़ादी मिली। पहली आज़ादी तो हम बात करते हैं 1947 में मिली, जो हमारा अपना अंग्रेज़ों से देश अलग हुआ, आज़ाद हुआ। लेकिन 2005 में पहली आज़ादी मिली कि जनता सवाल पूछ सकती है अधिकारियों से। इसके पहले तक जितने भी कानून हैं सबका पालन जनता करती है और अधिकारी कानून का डंडा चलाते हैं। पहला ऐसा कानून जो कि जनता चला रही है, इस कानून का उपयोग कर रही है और वो सारे अधिकारियों पर लागू होता है। इसी वजह से इस कानून को केन प्रकार ख़त्म करने की साजिश लंबे समय से चल रही थी और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ये सूचना आयोग सही तरीके से काम करे, सूचना का अधिकार सही तरीके से काम करे। तो झारखंड में भी झारखंड सरकार नहीं चाहती कि सूचना आयोग कार्यशील हो, लोग सूचनाएं मांगे, सरकार के घोटाले, घपले, आर्थिक अनियमितताएं सामने आए। इसीलिए सरकार नहीं चाहती। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण सरकार ने नियुक्ति की फाइल बढ़ाई, लेकिन जानबूझकर ऐसे नाम बढ़ाए ताकि नियुक्ति में विवाद हो और नियुक्ति ना हो सके। ये कानून में ये प्रावधान है कि जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी कानून के निर्माता हैं उनका ये विचार रहा होगा कि अगर राजनीतिक दलों के लोग आएंगे इस तरह के आयोगों में तो इनका भी हाल बाकी जो बोर्ड निगम की तरह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट प्रावधान जो धारा 15 की धारा 6 में रखा है कि राजनीतिक दलों की नियुक्ति नहीं होगी। उसके बावजूद झारखंड सरकार ने अपने पार्टी के मीडिया सेल के व्यक्ति को, और इसमें साथ दिया बीजेपी ने, अपने भी मीडिया सेल के प्रभारी को रखा। पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता बैठे थे और दोनों के लोगों को बनाया गया। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष और सरकार में शामिल कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों के लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया ताकि कहीं कोई विरोध नहीं हो। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, मिल बांट कर खाएंगे। तो और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अंजलि भारद्वाज बनाम भारत सरकार के केस में एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि नियुक्ति कैसे होनी है, ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी है। उसके पहले विनीत शर्मा के केस में भी आया। विनीत शर्मा के केस में पहली बार आया कि विज्ञापन निकाल के करना है। विज्ञापन में तो सरकार निकाला 3 बार 4 बार, हर बार निरस्त करते गए लोग फिर। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया है कि कितने आवेदक आए और उनकी योग्यता क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी विशेषज्ञता क्या है, इस सब का कहीं कोई सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार अंधेरे में क्यों रखना चाहती है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो संस्था पारदर्शिता की संरक्षक है सूचना आयोग, उसके आयोग में, उस आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति में इतनी गोपनीयता क्यों? जबकि पहले कम से कम जितने आवेदक होते थे कार्मिक विभाग की वेबसाइट में कम से कम सूची रहती थी, लेकिन इस बार वो सूची भी नहीं है, सारी गायब है। तो जो जितने लोगों ने आवेदन किया उन आवेदकों में कौन से योग्य हैं, अयोग्य हैं, इसकी पहले सूची बननी चाहिए थी। जो योग्य थे उनके नाम जो है सिलेक्शन कमेटी के पास जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो जो चयन समिति के सदस्य हैं
मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो वरीय मंत्री, उन 3 लोगों ने तो अपने अपने लोगों को तय करके वो निर्णय ले लिया कि हम इन तीनों को बनाएंगे। बाकी जिन आवेदकों ने आवेदन दिया था उनको किस आधार पर नहीं चुना गया या जिन लोगों को चुना जा रहा है उसका क्या आधार है, क्या उपलब्धि है, ये सार्वजनिक तौर पर कहीं उपलब्ध नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट निर्देश है ये होना चाहिए। तो जब राज्य सरकार ने इन लोगों की अनुशंसा की तो जैसे हमें सूचना मिली, हमने राजभवन में जा कर के अंजलि भारद्वाज बनाम भारत सरकार के केस के जजमेंट के साथ हमने राजभवन में आपत्ति की। महामहिम राज्यपाल का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे आपत्ति के बाद उस पर राज्य सरकार को वापस भेजा। राज्य सरकार ने दोबारा फिर उन्हीं नामों को भेजा, लेकिन राजभवन ने, लोक भवन ने फिर से वापस किया और मामला विभाग के पास है। और जैसे आज के अखबार में छपी है कि पारदर्शी तरीके से नियुक्ति होगी, जिसमें आवेदकों के नाम, उसमें जो योग्य हैं अयोग्य हैं उसकी सूची बनेगी, योग्य लोगों का नाम पे चयन समिति को भेजा जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ऐसी हमें सूचना मिली है। और इसको अपनाई जाएगी, लेकिन 6 सालों से इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं था, तो कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ टाइम फ्रेम तय किया है या फिर ये फिर से लंबे समय तक अटका रहेगा? देखिए, कोर्ट जब तक मॉनिटरिंग कर रही थी, सरकार भी जो है मतलब जल्दी से करना चाह रही थी, लेकिन पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले को जो है डिस्पोज कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट के लिए उचित नहीं होगा कि समानांतर रूप से इस मामले की मॉनिटरिंग करे। और सूचना आयोग में नियुक्ति के मामले को झारखंड हाई कोर्ट ने उस मामले को निष्पादित कर दिया है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, और इस बीच में अगर सरकार गंभीर है तो जल्द से जल्द जो तय प्रक्रिया है पारदर्शी तरीके से सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति करे और आयोग जल्दी से कार्यशील हो, हम यही उम्मीद करते हैं। चूँकि आप लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, तो एक तय समय सीमा पर सारा काम निष्पादित हो और जल्द से जल्द सूचना आयुक्तों की यहाँ पर नियुक्ति हो जाए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? देखिए, ये तय समय सीमा की तक जहाँ तक बात है, हम पिछले 3-4 वर्षों से ही देख रहे हैं कि सरकार हर सुनवाई में अगले 4 हफ्ता, अगले 8 हफ्ता का समय लेती है। प्रक्रिया जारी है या विज्ञापन निकाला है, चयन समिति की बैठक होनी है, उसके पहले तो कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कुछ न कुछ वो बहाने बना करके टालती रही थी। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा है, सरकार की मंशा ही नहीं है कि सूचना आयोग कार्यशील हो। इसीलिए चूँकि अभी झारखंड हाई कोर्ट का जो दबाव था वो अभी बंद हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए अब इसको लेकर के झारखंड सरकार दबाव में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो वहाँ पे अब कब सुनवाई होगी उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग इस मामले पर हाई कोर्ट में भी अब हम लोग हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेंगे। साल 2005 में ये कानून बनकर तैयार हुआ और उसके बाद पिछले 6 साल से पहले तक ये सूचना आयुक्त यहाँ पर थे, कानून यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित थी, काम कर रही थी। तो इस दौरान झारखंड में किस तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, ये सवाल इसलिए क्योंकि इस कानून के रहने से क्या कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, इस कानून के उपयोग से व्यक्तिगत रूप से मैंने भी हजारों लोगों को जो है लाभ दिलाया है। छोटे छोटे मामले हों, बड़े मामले हों, लोगों को इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन से लेकर के बड़े मामलों में भी लोगों को लाभ मिला है और कई बड़े घोटाले भी उजागर हुए हैं। किस तरह के घोटाले कब कब हुए उजागर? अब देखिए, अब एक एक चीज़ का तो वो लेकर के अभी मैं बैठा नहीं हूँ, अगर आप बैठेंगे तो मैं 2-4 बता दीजिए। अब देखिए, कौशल विकास का जो घोटाला आप देख रहे हैं कि झारखंड में उग्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पे कौशल स्किल डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे हर एक साल लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कि युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। जो कंपनी प्रशिक्षित करेगी वही उनको रोज़गार भी मुहैया कराएगी, मतलब कि प्लेसमेंट कराएगी। तो इस तरह के
प्रत्येक साल हजारों युवकों को ट्रेनिंग की बात होती है, लेकिन इसके नाम पर सिर्फ घोटाला होता है। तो इसको लेकर के उजागर हुआ कि बेंगलोर की शाही एक्सपोर्ट कंपनी, जहाँ पे झारखंड के ही सिर्फ जो है 17,000 लोगों को नौकरी में दिखाया जा रहा है। कई ऐसी कंपनियाँ जो कि अस्तित्व में नहीं हैं, वहाँ भी नौकरियों में झारखंड के लोगों को दिखाया जा रहा है। और इसकी आड़ में प्राइवेट कंपनियां जो है सिर्फ पैसे की उगाही कर रही हैं। इस तरह के सारे घोटाले आए और ये एजेंसियां फर्जी बैंक गारंटी दे करके काम ले रही हैं, ये भी घोटाले में गुजारा है। इस तरह के हर एक विभाग में घोटाले उजागर हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं अगर कहूँ तो खुद मुख्यमंत्री का मामला, जो माइनिंग लीज का जो मामला है, मुख्यमंत्री रहते हुए खुद मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर माइनिंग लीज ले लिया था। अपनी पत्नी और साली के नाम पर जियाड़ा में औद्योगिक भूमि आरक्षित श्रेणी में वो औद्योगिक भूमि जो है आवंटित किया था। कई मंत्रियों के मामले जो है आए। आपका इसकी पहले की सरकार में जो हाथी उड़ाओ योजना था, क्या था, मोमेंटम झारखंड, उसके खर्च का जो है ब्यौरा जो है आरटीआई के मामले माध्यम से जो है बहुत सा सामने आया। तो ऐसे सैकड़ों हजारों मामले हैं। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये और भी झारखंड में सैकड़ों लोग हैं जो कि आरटीआई पर काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं, घोटालों को उजागर कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। तो ये एक है कि लोगों को पहली बार लगा कि सिस्टम में हम है, सरकार है, लोकतंत्र है, हम सवाल पूछ सकते हैं। उनको भी एहसास हो रहा था कि जो लोग विधानसभा में विधायक बनकर सवाल उठा सकते हैं, संसद में सांसद बनकर सवाल उठा सकते हैं, वही मैं एक आम नागरिक 10 रुपये का शुल्क दे करके सवाल पूछ सकता हूं। ये लोगों में एक विश्वास था, लेकिन पिछले 6 सालों में ये विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड में जमीन लूट के बहुत सारे मामले हैं। CNT SPT एक्ट को ताक पे रख के यहाँ पर धड़ल्ले से ज़मीन लूट हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर ये कानून फिर से यहाँ पर लागू होता है, सूचना आयुक्तों की सही तरीके से बहाली हो जाती है, तो इस तरह के घोटाले भी उजागर हो सकते हैं और झारखंड के आदिवासी अस्मिता की सुरक्षा हो सकती है। नहीं, आपने एक बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। झारखंड के लिए CNT और SPT जो है मतलब क्या कहें, इसकी झारखंड के लोगों के लिए एक आत्मा की समान है। ये CNT के बिना झारखंडियों का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रारंभ से ही जो है CNT का उल्लंघन करते हुए यहाँ के जो मूल रैयत हैं, आदिवासी हैं, इनको विस्थापित करते हुए यहाँ पे सैकड़ों उद्योग लगे। इसके अलावे जो निजी स्तर पर भी यहाँ पर रांची शहर में ही देख लें, कई ऐसे आदिवासी जो बस्तियाँ थी आज जो गायब हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मॉल और बाहरी लोगों का बसाव हो गया है। इस मामले पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों के जिम्मे है CNT कानून का अनुपालन का, वो लोग खुद इसका उल्लंघन करके बैठे हुए हैं। इसीलिए वो भी नहीं चाहते हैं कि इसका कड़ाई से अनुपालन हो। धारा 71A है, धारा 71B है, जो 69 में यहाँ पे शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 जब लागू हुआ तभी से ये धारा जोड़े गए। 71A में प्रावधान है कि जमीन वापसी का। तो यहाँ पे शेड्यूल SAR कोर्ट में जो सैकड़ों मामलों पर निर्णय आया है जहाँ पे जमीन चाहे अवैध तरीके से CNT का उल्लंघन करके हस्तांतरित ये साबित हो चुका है। वैसे मामलों पे ज़मीन वापसी के लिए सरकार पहल नहीं कर रही है। 71B कहता है कि ऐसे मामले जहां पर अवैध तरीके से CNT का वायलेशन करके ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है, 3 साल की सज़ा का प्रावधान। आज तक ये बात कहीं नहीं उठती है, जबकि प्रावधान है। तो यहाँ पे सत्ता में अगर रघुवर दास के कालखंड को छोड़ दें तो हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहा है और इसमें से अधिकतर ने CNT का वायलेशन किया है, चाहे मधु कोड़ा हो या हेमंत सोरेन हो। इन लोगों ने वायलेशन किया। सबके दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, देखिए उन लोगों के दस्तावेज हम लोगों ने देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों के दस्तावेज मैंने देखा है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। इन लोगों ने किया है और ये लोग नहीं चाहते हैं
कि जो है ये कानून कड़ाई से लागू हो। और ये तो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, इवन कि जो निचले स्तर के जो आदिवासी नेता, जो आदिवासी राजनीति ही करते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। वो भी सिर्फ आदिवासी के नाम पर ज़मीन दलाली वही लोग करते हैं और कभी कभार इन मामलों को उठाते हैं और फिर कोई समझौता। अगर वास्तव में अगर लोग CNT के कड़ाई से पालन करें तो मुझे लगता है कि झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि 71A और 71B का ही अनुपालन कर दिया जाए तो यहाँ पे ज़मीन आदिवासियों की जो है नहीं लूटी जा सकेगी। और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन अवैध तरीके से डरा कर, धमका कर, फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पी हुई है, उन लोगों को अगर सज़ा दिलाने का काम सरकार करे तभी होगा। तो इन सभी मामलों में सूचना आयुक्त की अगर सही तरीके से बहाली हो जाती है तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? देखिए, सूचना आयोग से आपको इसमें बहुत डायरेक्ट सीधे तौर पर फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दस्तावेज जुटाने में आपको ये ज़रूर मददगार होगा। आखिर चूँकि यहाँ पे कार्रवाई करने की बात है, कोर्ट की बात है, सज़ा देने की बात है, तो ये तो कोर्ट का मामला है, तो वो तो कोर्ट के ही थ्रू होना है। सूचना आयोग में सिर्फ आपको दस्तावेज, सूचना आयोग के फंक्शनल होने पर दस्तावेज मुहैया करने में आसानी होगी। जो अधिकारी दस्तावेज मुहैया नहीं कराएंगे, सूचना आयोग उनको पेनल्टी करेगा, उन पर जो है विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करेगा, लेकिन सीधे तौर पर कार्रवाई आयोग नहीं कर सकता इन मामलों पर। लेकिन सूचना आयोग के कार्यशील होने के बाद जो दस्तावेज लोगों को मिल सकेगा, उसके आधार पर ये न्यायालय में जो या सक्षम प्राधिकार है वहाँ पे जा करके वो लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जी धन्यवाद। चलिए, हम बात कर रहे थे सुनील महतो जी से, ये बता रहे थे कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अभी क्यों अटकी पड़ी है। अगर सही तरीके से अगर ये फंक्शनल होता है, सूचना आयोग काम करती है, तो झारखंड के आदिवासियों को किस तरह से फ़ायदा होगा, यहाँ के ज़मीन लूट को किस तरह से रोकी जा सकती है। तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपने सुझाव, अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जोहार।